आप सब किस तरह से देखते हैं? अगर हम खलीज के हालिया मंजरनामे की बात करें तो उसमें ईरान पहली बार इसराइल के खिलाफ स्पाई वॉर के मैदान में उतरा है, जिसका इंकशाफ अमरीकी थिंक टैंक कर रहा है। क्या ईरान इसराइल के मौसर जासूसी निज़ाम को शिकस्त देकर अहदाफ हासिल कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ईरान देखिए अब जिस तरह का वॉरफेयर है और जिस तरह का ईरान पे हमले किए जाते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि वो सिंटेक्स एक वायरस के थ्रू ईरान की सेंट्रीफ्यूज को भी कुछ अर्सा पहले अटैक किया गया था। फिर ईरान के ऊपर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के थ्रू भी लोगों को मॉनिटर किया जाता है और टारगेट किलिंग की जाती है। तो जाहिर है ईरान भी उसी स्फेयर में भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है और ईरान भी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने जो नेटवर्क है ना सिर्फ उनको तश्कील दे रहा है बल्कि उसको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक मॉडर्न तरीके से रीऑर्गेनाइज भी कर रहा है। ये ईरान ने अच्छा ये कि जो मिडिल ईस्ट है या जो गल्फ स्टेट है उसमें भी काफ़ी सारे रिसोर्स क्रिएट किए हैं और अब वो यही जो रिसोर्सेज हैं वो बियॉन्ड जो उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसके इर्द गिर्द भी ये क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक कि जाहिर है एक वॉरफेयर है और एक वॉरफेयर का नई जहद है, एक नई डोमेन्स हैं, उनको ईरान भी अडॉप्ट कर रहा है और ये इसलिए भी जी बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान का जो कॉपरेशन है चाइना के साथ इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और अदर मॉडर्न वॉरफेयर, तो ईरान उसको भी अडॉप्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं ज़ाहिर उनका रिजल्ट तो कुछ आना था। कर्नल साहब ये भी फरमाएगा कि एक वॉर एनालिस्ट मशरिक़ वस्ता की जंगी पस मंज़र में एक खुली जंग के मुकाबले में खुफिया जंग को कितना मौसर और कितना मुख्तलिफ समझता है आपके अकॉर्डिंग? जी देखिए, जंग हमेशा से एक डिक्लेयर्ड होती है जिसको ओवर्ट कहते हैं आप, और ओवर्ट जंग जो है वो 90% ऑफ द टाइम नहीं लड़ी जाती। इट इज ओनली 10% ऑफ द सिचुएशन जिसमें आप ओवर्ट यानी खुल के जंग लड़ते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आप ओवर्ट वॉर लड़ते हैं। और जो ओवर्ट वॉर है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो टेक्नोलॉजिकल लीप, फिर दुश्मन का ये देखना कि दुश्मन क्या कर रहा है, फिर डिफरेंट जगहों पे लोगों को रिक्रूट करना और जो भी इंटेलिजेंस का एक तरीकाकार होता है जी उस तरीके से अपने एजेंट्स बिल्ड करना, नेटवर्क्स बिल्ड करना और फिर जो आपके जो दुश्मन मुल्क है उसके गिर्द रिंग ऑफ अलायंस क्रिएट करना, चाहे वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू हो, चाहे वो हार्डकोर मिलिट्री के थ्रू हो या और कॉरपोरेशंस या टेक्निकल जो सेटअप्स होते हैं उनके थ्रू हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, और यही वॉरफेयर है। और फिर इसके साथ साथ काइनेटिक वॉरफेयर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कॉग्निटिव वॉरफेयर भी की जाती है। और जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है वो दुश्मन मुल्क की सोसाइटी को टारगेट किया जाता है, सोसाइटी उसका टारगेट होती है, सोसाइटी को मोल्ड किया जाता है, सोसाइटी को ऐसे मूव किया जाता है कि उसकी परसेप्शन चेंज की जाए। तो आजकल जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीकाकार है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर का है, जिसके अंदर उनके जो नॉर्म्स हैं, उनका जो कल्चर है उसको स्टडी किया जाता है और उसको वॉरफेयर का हिस्सा समझते हुए एक डोमेन डिक्लेयर करके उस पर भी काम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कल्चर को भी इसके थ्रू टारगेट बनाया जाता है। कर्नल साहब ये भी फरमाएगा, इसराइली एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ईरानी जासूसों की मौजूदगी और इसराइल में एक वसी ईरानी नेटवर्क की निशानदही भी हम करते हैं, इससे हो रही है। मोसाद की अगर हम बात करें तो मोसाद के मौसर नेटवर्क के मुकाबले में पाकिस्तानी इनकलाब की कामयाबी के इम्कानात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? जी देखें, क्योंकि ये अभी तो वन वे ये सारा कुछ होता था। इसराइल के हमें पता चलता था कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इफेक्टिव है, जो उनकी लीडरशिप है ईरान की, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उस पर निशाना बनाया जाता था। उनकी लोकेशंस पता होती थी, उनके पैटर्न्स पता होते थे, उनके दोस्त, उनके नेटवर्क, उनका जो सारा उनका पूरा अवतार क्रिएट करके वो उनको टारगेट करते थे। उनका डिजिटल अवतार के उनकी हैबिट्स क्या हैं, कहाँ वो जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या वो गूगल पे देखते हैं, क्या वो नेट पे देखते हैं, तो एक पैटर्न बना के उनको किया जाता था। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि नाउ देयर इज अ चेंज सिंस अबाउट 2-3 years। अच्छा, ये हुआ कैसे ईरान में? जब ईरान में बहुत सारे डाटा सेंटर बनना शुरू हुए जी, क्योंकि ईरान में आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले बिजली सरप्लस थी। फिर अब वो खैर इतनी सरप्लस नहीं है, लेकिन बिजली सरप्लस थी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन और क्रूड ऑयल, और वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, वो बहुत ज्यादा बाहर बेच नहीं सकता था, तो उसने उसको डाइवर्ट किया बिजली की तरफ और बहुत सारे बिजली के कारखाने और वो सारी चीजें IPPs एंड और इस तरह की चीजें लगी।
जी। तो वो बहुत सारे डाटा सेंटर बने। अब वो डाटा सेंटर जो हैं वो इस नए सिस्टम्स के साथ लिंक हैं, इसीलिए ईरान के अंदर जो आप देखें जो लिटरेसी रेट है वो बहुत बढ़ गया। अच्छा, ईरान के अंदर एक बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना जी, ईरान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 2 फील्ड्स में बढ़ा है। एक तो अगर आप टेक्निकली कहें तो वो जाहिर है इंजीनियर्स डॉक्टर्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ सोशल साइंटिस्ट बहुत पिछले 15 सालों में लोगों ने सोशल साइंसेस में बहुत पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं। और उसके साथ साथ आईटी जो है उसके अंदर लोगों ने बहुत जो है वो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है। और अब इस वक्त जो लिटरेसी रेट है इट इज क्रॉसिंग 90%। तो वो सारी चीजें अब क्योंकि वेरविदाल आ गया है, उस तरह के डाटा सेंटर हैं, उस तरह की चीजें हैं, आप लिंक कर सकते हैं। अब आपको चाइनीज सैटेलाइट्स की भी हेल्प मिल रही है, आपकी सर्वेलेंस बढ़ गई है, आपका ISR के अंदर भी जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, उस वाला सेगमेंट भी अब आपकी उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो उसकी वजह से अब ये इन्वर्स हो गया जी। अब वरना अदरवाइज आज से 10 साल 15 साल पहले आप नहीं सोच सकते थे कि ईरान के जो नेटवर्क्स हैं वो इजराइल में काम करेंगे या उसके साथ एस्पेनेज करेंगे या वहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे। तो अब ये इट्स अ लीप चेंज। बिल्कुल ठीक है, यानी इतना एक्सपेक्टेड 10 साल पहले नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब वो सब चीज़ें मंजर में सामने आकर क्लियर हो चुकी हैं। कर्नल साहब, ये भी कहिएगा, ईरानी ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो क्या वो ऑपरेशंस ये निशानदेही कर रहे हैं अब कि ईरान कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया समेत एटमी साइंसदानों की टारगेट किलिंग जो हुई है उसका बदला तल अबीब की फौजी हेडक्वार्टर्स में लेगा? देखिए, ये तो मैं और आप नहीं कह सकते कि उसका बदला वो कैसे लेगा, क्या उनका पैटर्न है, क्या करेगा। लेकिन ये जरूर है, देखिए वो एक नेशनलिस्ट कौम है और वो ऐसी जो नेशनलिस्ट कौमें हैं वो अपने हीरोज को याद रखती हैं, अपने हीरोज को वैल्यू करती हैं और उनके साथ वो जो कुछ अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा हुआ हो तो उसको भी याद रखती हैं। तो वो तो एज अ हीरो आज भी उनकी ईरान के कॉन्साइंस में, नेशनल कॉन्साइंस में जिंदा हैं। अब वो क्या करते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं जी बदला लेने के। या तो वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली उस लेवल पे ले जाएं कि दोबारा कोई जरूरत ना कर सके, या फिर कोई खुदा न खास्ता टारगेट किलिंग वगैरह करे। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो बेयरली टारगेट किलिंग के वेक्टर पे चल रहा है। ईरान उससे ब्रॉडर वेक्टर पे चल रहा है जी। ईरान अपने आप को टेक्नोलॉजिकली लीप लेना चाहता है और वो बदला, मेरा ख्याल है जितनी कुर्बानियां दी हैं उसका बदला वो टेक्नोलॉजिकली एक टियर लेवल पे इजराइल के आके लेगा। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, जब हम बात करते हैं किसी भी जंग की तो हथियारों के साथ तो जंग होती है, लेकिन साइबर अटैक भी बहुत खुसूसी अहमियत रखते हैं। ईरान का जो साइबर अटैक विंग है वो काफ़ी मौसर समझा जा रहा है, जिसकी मिसाल वो मखसूस वेबसाइट भी है जो इसराइली फौजियों को भर्ती करी है, लेकिन पीछे अपनी शनाख्त भी नहीं छोड़ रही। तो क्या ईरान साइबर वॉर में इसराइल के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखें साइबर वॉर तो ये टू वे होती है ना कि अगर ईरान की तो साइबर यूनिट, इजराइल की साइबर यूनिट्स हैं, इजराइल की 1180, आई एम नॉट, मैं कुछ मिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह की 3-4 नंबर्स हैं जो कि पूरे ब्रिगेड हैं जो इस पे काम करते हैं। हाँ जी। तो डेफिनेटली उनको काउंटर करने के लिए, जब मैंने आपसे कहा कि जब आपने किसी को एनिमी समझ लिया, उसने एनिमी बन के दिखा दिया, आपने उससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया और तो फिर प्रोसेस तो शुरू हो गया। अब आप जिन एरियाज में आपको वो हिट कर रहा है उनमें आप अब जवाब देंगे। तो अब ईरान इसीलिए जो अब ईरान की के अंदर जो अब वेरविदाल आ गया है, जो उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके पास डाटा सेंटर्स हैं, उसके पास वो स्किल्ड मैन पावर आ गई है और उसके पास विल है और फिर उसको थ्रेट भी है। तो ये जब सारी चीजें आप देखें, जिसको हम कोरिलेट्स ऑफ वॉर कहते हैं, जब आप इन कोरिलेट्स ऑफ वॉर में इन सारी चीजों को डालें तो इट इज ऑब्वियस कि ईरान भी अब अपने साइबर फोर्स बनाएगा, अगर अभी तक उसने नहीं बनाई, और वो काउंटर करेगा। जो काउंटर करने के लिए उसका जो पहला जो है जिसको उसने काउंटर करना है जी वो इजराइली है, क्योंकि वो इस पूरे रीजन में उसको सेट कर रहा है, डिफरेंट जगहों पे सेट कर रहा है। फिर जो इजराइल है वो, क्योंकि वो तो एक रिंग्स ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करता है, तो वो खाली ये नहीं देखता कि उसका जो टारगेट कंट्री है उसको उसने हिट करना है, बल्कि जो उसके टारगेट कंट्री के फ्रेंड्स होते हैं, फिर जो टारगेट कंट्री की फ्रेंड्स के साथ जो दोस्ती होती है उसको भी हिट करता है। तो ये सारी चीजें ईरान, इसीलिए आपने देखा कि ईरान ने अब बड़े अरसे के बाद अपने उससे निकल के बाहर वो मुल्कों को कांटेक्ट कर रहा है, वो ओमान को कांटेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कांटेक्ट कर रहा है, चाइना के पास जा रहा है, रशिया के पास जा रहा है। तो वो ताकि वो जो कम्युनिकेशन है, 1-to-1 कम्युनिकेशन वो रहे, वो कंटिन्यू रहे, ताकि ये जो देखें जब भी साइबर अटैक होता है या डिसइंफॉर्मेशन का अटैक होता है तो वो सारे का सारा जो है साइबर तो डिसरप्शन पैदा करता है आपके नेटवर्क्स के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर,
और जो डिसइंफॉर्मेशन है वो उनके अंदर क्योस पैदा करती है झूठ के थ्रू। तो इसका हल यही है कि जब आपकी 1-to-1 रिलेशन अच्छे हों और आप फौरन फैक्ट को प्रोजेक्ट कर सकें। तो ईरान आई थिंक डिप्लोमेसी में उसी ट्रैक पे चल पड़ा है। बिल्कुल ठीक है। कर्नल साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या वाकई ऐसा है कि ईरान के हाथों अमरीकी F-15 की तबाही की वजह इसराइली एयर टेक्नीशियन से मिलने वाली मालूमात के सबब मुमकिन हुई है? जी, ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा है, लेकिन ये हो भी सकता है बिकॉज जो टेक्नीशियन है, देखिए हर एयरक्राफ्ट की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके ऑपरेटिंग कोड होता है, उसका मैनुअल होता है, फिर उसके टेक्नीशियंस होते हैं और हर एक को एक्चुअली टेक्नीशियंस को पूरी बात नहीं पता होती, ऑपरेटिंग कोड वालों को पूरी जो उसकी जो एरोनॉटिकल एस्पेक्ट है, एवोनिक्स एस्पेक्ट है वो नहीं पता होता। तो आई थिंक ये बहुत एक एफर्ट होती है जो करके आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखें, आप टेक्नोलॉजी दूसरी साइड पे भी बहुत चली गई है। बिल्कुल। आप इसको पता हुए बगैर भी जहाज को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइंग है अगर आप उसको काउंटर कर लें तो आपको इन सारी चीजों के पता होने की जरूरत नहीं है। इफ यू काउंटर के जहाज को पता ना चले कि आप कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसको आप ब्लाइंड कर दें, उसकी आप कम्युनिकेशन जो है उसको जैम कर दें, उसके अंदर स्पूफिंग के थ्रू उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको जैम कर दें, तो फिर जहाज तो सिटिंग डक बन जाता है। तो उसके लिए ये पूरी चेन को भी आपको पता होने की जरूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको पता है कि ये आ चुकी हुई है, ये किसके पास है, कैसे है। अगर ये ईरान ने भी इसको कहीं एक्सपेरिमेंट कर लिया है या कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी ये कर सकता है।